हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें अपनी एक नई यूनिट शुरू करनी है क्लास 12th की, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। तो यूनिट बहुत ही सिंपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में हमारे 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सेकंड चैप्टर जो होगा वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हमें अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस इंक्लूड इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस को करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बायो का मतलब होता है लिविंग, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई टेक्निक। लिविंग की हेल्प से अगर हम किसी टेक्नोलॉजी, किसी टेक्निक को बनाएं और ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू कोई प्रोडक्ट बनता हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा हो, तो उस प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स। या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें या फिर हम उनके एंजाइम्स का यूज़ करें, जिसकी हेल्प से हम कोई प्रोडक्ट बनाएं जो प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी अच्छा हो। तो उस टेक्नोलॉजी को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। इंटीग्रेशन होता है, मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना होता है। एक नेचुरल साइंस होती है जिसमें हम इंटीग्रेशन कर देते हैं नेचुरल साइंस का या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी सेल का, किसी मॉलिक्यूल का, या फिर कोई भी हमारा प्रोडक्ट जिसको हमें बनाना हो। मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन करना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन करना होता है, सेल का करना होता है, किसी मॉलिक्यूल्स या उसके एनालॉग्स का यूज़ करना होता है, जिसकी हेल्प से हम कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो ये तो है हमारी डेफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको याद रहनी ही चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके फादर किसको कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके फादर किसको कहा जाता है? पॉल बर्ग को। पॉल बर्ग ने बायोटेक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो पॉल बर्ग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर ऐसे पूछा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को किसने दिया है, बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को किसने दिया है, तो हम बता सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को किसने दिया है? कार्ल इर्की ने। बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को किसने दिया था? कार्ल इर्की ने। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके 2 एस्पेक्ट हैं। मतलब एक बायोटेक्नोलॉजी वो है जो बहुत पहले यूज़ की जाती थी और आज के टाइम पे भी यूज़ की जाती है। तो मतलब दोनों में कोई ना कोई चेंज आ गया है, एक जो पहले यूज़ की जाती थी और एक जो आज के टाइम पे यूज़ की जाती है। पहले जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो थी हमारे ट्रेडिशनल या फिर बोल सकते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे जो हमारी यूज़ हो रही है उसको हम बोल सकते हैं मॉडर्न या फिर बोल सकते हैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट है क्लासिकल, जिसको ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। सेकंड है हमारा जो मॉडर्न, जो आज के टाइम पे है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो क्लासिकल जो पहले बायोटेक्नोलॉजी होती थी उसमें क्या चीज़ें होती थी? उसमें प्रोसेस होती थी किसके ऊपर बेस्ड? नेचुरल कैपेबिलिटीज़ ऑफ माइक्रोब्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनमें कोई आर्टिफिशियल चेंजेस नहीं होते थे। जो भी उनके नेचुरल कैपेबिलिटी थी उसी के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट बनाया जाता था। ठीक है। आज के टाइम पे क्या है? मॉडिफाइंग द ऑर्गेनिज्म।
आज के टाइम पे जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जीन को ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है जेनेटिकली एंड देन यूजिंग इट ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट, फिर उससे किसी प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है। डायरेक्ट माइक्रोब का यूज़ किया जाता था, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक जीन के फ्रेगमेंट का यूज़ किया जाता है। यूजिंग माइक्रोब एंजाइम्स फॉर ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट, डायरेक्टली जैसा कि अभी बताया, डायरेक्टली या तो एंजाइम का यूज़ होगा या फिर डायरेक्टली माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता था कोई प्रोडक्ट बनाने में। जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेंटेनेंस द स्टेराइल कंडीशन, इसमें बताया कि जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो ये प्रोसेस जो है आज के टाइम पे जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसमें ऐसा किया जाता है, जीन जो है उसकी इंजीनियर्ड फॉर्म, मतलब जीन को इंजीनियर्ड जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। और जब कभी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो कंडीशन बिल्कुल स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब एसेप्टिक होनी चाहिए, किसी माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो इतनी सारी मेंटेनेंस की जाती है। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू किस किस को बनाया, कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते थे। फर्मेंटेशन प्रोसेस होती थी, फर्मेंटेशन प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में, बेकिंग प्रोडक्ट जो बनते थे, कर्ड मेकिंग, मतलब क्या है कि कुछ एक लोकल प्रोडक्ट जो हैं वो ही हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में बना सकते थे। आज के टाइम पे मतलब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन द पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट लाइक बीटी कॉटन या सॉरी तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसकी हेल्प से, मतलब किसी वेक्टर को लेकर उसमें हमने जीन को इंसर्ट कर दिया, स्पेसिफिक जीन को जिसकी हमें ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो है उसके अंदर जीन, तो पेस्ट रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लांट के अंदर। इससे क्या होगा, प्लांट की सेल के अंदर कैपेसिटी आ जाएगी कि वो पेस्ट से प्रिवेंशन कर सकती है। या फिर क्या है, वैक्सीन्स को भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये है हमारी क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें डायरेक्ट माइक्रोब का यूज़ करते थे या एंजाइम्स का यूज़ करते थे कोई न कोई लोकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हैं, किसी फैक्टर का यूज़ करके जो हमारे इंटरेस्ट के जीन हैं उसको इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और उसके बाद जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से होती है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इससे आगे देखते हैं, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो किसने प्रोड्यूस्ड किया था। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या है, किसी वेक्टर के अंदर जीन को इंसर्ट किया तब जाकर के कोई रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने उसको बताया था, कोहिन एंड बॉयर ने फर्स्ट टाइम पर रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस्ड किया था 1972 में। आपको ये सन याद रखना है, 1972 में किया था। किसने किया था, कोहिन एंड बॉयर ने किया था, ठीक है। बाय एडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, किसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है बैक्टीरिया, उसके अंदर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के फ्रेगमेंट को ले लिया था। समझो बेटा, इसके अंदर से क्या किया था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसके फ्रेगमेंट को निकाल लिया था। उन फ्रेगमेंट को प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई जो है उसके अंदर से प्लाज्मिड को निकाल लिया। इसके प्लाज्मिड से क्या किया, जीन को निकाल लिया। उन जीन को ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया, फिर उसको फाइनली ट्रांसफ़र कर दिया होस्ट की बॉडी में। देखो कैसे ये यहाँ पे प्लाज्मिड जो है वो लिया, ये कौन सा है प्लाज्मिड, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। इसके अंदर यहाँ पे ये कौन सी जीन दिखा रखी हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिखा रखी हैं, ओके। इधर भी हमने ये प्लाज्मिड लिया है, ये प्लाज्मिड किसका है, ई कोलाई का। इसको एज ए वेक्टर यूज़ करना है। यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया और इसको क्या किया, कट किया।
जितना यहाँ पे कट लगाया उतना ही पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जो है उसकी क्या कर दी, यहाँ से इसकी कट कर दी, क्योंकि इसको इंसर्ट करवाना है उसमें। यहाँ पे भी कटिंग के लिए क्या यूज़ किया, एंडोन्यूक्लियस का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर सीजर। तो इसको भी कट कर दिया और इसमें भी उतना ही कट लगाया, ठीक है। फिर इस फ्रेगमेंट को इसके प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो कौन सा एंजाइम यूज़ किया, लेगेज एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कौन सी सेल ली है, अपनी ई कोलाई सेल ली है। ये होस्ट सेल है, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे अब क्या करेंगे, इसकी कॉलोनी बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसको कॉइन एंड बॉयर ने बनाया था, और किस तरह से देखो परफॉर्म करके दिखाया था। एक बार नेक्स्ट देखते हैं, जेनेटिकली जो जीन हमारी ट्रांसफ़र की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो किस तरह से की जाती हैं वो देखते हैं एक बार। अब देखते हैं कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, या फिर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लिख सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम कोई भी स्पेसिफिक डीएनए लेकर के किसी ऑर्गेनिज्म का उसको आइसोलेट करते हैं, उसके अंदर कोई डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं, फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट के सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, इसके अंदर कोई ना कोई डीएनए को आइसोलेट किया, जीन को इंसर्ट किया जो इंटरेस्टेड जीन है, फिर वो उस रिकम्बिनेंट डीएनए को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, होस्ट में। तो 3 बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिज़ायर्ड जीन। पहले तो डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा उसका, जिसके अंदर डिज़ायर्ड जीन हो, जिन जीन को हमने यूज़ करना हो। उसके बाद क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट इनटू द सुटेबल होस्ट। फिर क्या है, पहले हमने क्या किया, डीएनए जो है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जिसके अंदर जीन प्रेजेंट हैं, जिन जीन को हमने ट्रांसफ़र करवाना है। उसके बाद हमने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड डीएनए की सेगमेंट जो है, सेगमेंट को कट कर लिया। सेगमेंट को कट करके जो हमने वेक्टर अपना यूज़ किया है, वेक्टर के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया। फिर क्या किया, मेंटेनेंस द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट। जब उन जीन को हमने वेक्टर में लाइगेशन कर दिया, जब उसका लाइगेट कर दिया, तब हमने उसको किसी होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले डीएनए को आइसोलेट किया, ऐसा डीएनए जिसके अंदर डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट हैं, फिर हमने किसी वेक्टर का यूज़ किया, फिर हमने उस डीएनए के अंदर जीन का कट लगाया जितने फ्रेगमेंट चाहिए, फिर हमने वेक्टर में भी उतना ही कट लगाया, फिर उस फ्रेगमेंट को वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया, वो बन गया हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए। उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने किसी होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये है टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कटिंग के लिए भी और बाइंडिंग के लिए भी एंजाइम्स चाहिए। वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कटिंग जो है उसको करने के बाद बाइंडिंग किस में करनी है, कॉम्पिटेंट होस्ट, किस होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो क्या है बेटा, एंजाइम भी चाहिए, वेक्टर भी चाहिए और कॉम्पिटेंट होस्ट भी चाहिए जिसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार एक एक करके देख लेते हैं कि एंजाइम्स जो है वो कौन कौन से चाहिए, वेक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, और कॉम्पिटेंट होस्ट सेल क्या होती है। तो एंजाइम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम जो है इसका काम होता है ब्रेकडाउन का। इसका काम क्या होता है, लाइज का, ब्रेकडाउन का। तो जब सबसे पहले हमें किसी सेल के अंदर से डीएनए को आइसोलेशन करना होगा, तो उससे पहले हमें उसके वॉल को तोड़ना होगा। सेल जो है सबसे पहले उसके वॉल को तोड़ना होगा, तब जा कर के हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो कुछ एक लाइजिंग एंजाइम है जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग माइक्रोबियल सेल के लिए। जैसे कि किसी एनिमल सेल के लिए, कोई एनिमल की सेल है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है प्रोटीएज या फिर लाइपेज।
कोई प्लांट सेल है तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, तो सेल्यूलेज, पैक्टिनेज और प्रोटीएज। अगर कोई फंगस की सेल है तो उसके लिए काइटिनिएज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। अगर कोई बैक्टीरिया की सेल है तो उसके लिए लाइसोजाइम। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक सेल की बात करी है और ये कुछ एक स्पेसिफिक एंजाइम्स की बात की है जो कि उसकी सेल वॉल को तोड़ने का काम करते हैं। सॉरी। सेकंड जो है वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट था लाइजिंग एंजाइम, सेल वॉल को तोड़ने का काम कर रहा है। सेकंड जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको 1963 में सबसे पहले किसने, स्टीवार्ट लिन्ने और वर्नर आर्बर्न, इसने सबसे पहले आइसोलेट किया था और 2 एंजाइम्स का आइसोलेशन किया था। 2 एंजाइम्स, कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया था। ठीक है, किसके ऊपर, ई कोलाई जो है उसके पर्टिकुलर किसी फेज के ऊपर आइसोलेशन किया था। ई कोलाई के ऊपर सबसे पहले 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका आइसोलेशन किया था 1963 में स्टीवार्ट लिन्ने और वर्नर आर्बर ने किया था। ठीक है, तो वो 2 एंजाइम जो थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट, वन ऑफ द एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप टू द सेल्फ डीएनए कॉल्ड द मिथाइलेज। मतलब जो मिथाइल ग्रुप के एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था तो उसको मिथाइलेज बोल दिया था। ओके। सेकंड, दूसरा था अनमिथाइलेटेड डीएनए। अनमिथाइलेटेड जो सिर्फ और सिर्फ कटिंग का काम कर रहा था, तो जो कटिंग का काम कर रहा था उसको रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज का नाम दे दिया था। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। तो जो फर्स्ट हमारा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज था वो कौन सा था, स्मिथ ने, किले ने, साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, स्मिथ ने, किले ने फर्स्ट आइसोलेट किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था वो कौन से टाइप के बैक्टीरिया से था, हीमोफाइलस। ठीक है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जिसका नाम जो था वो था हिंद 2। हिंद 2 जो था वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम था।